मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और जीतने वालों के कदमों में जहान होता है। मैं विक्रम सरल गणित मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर संयुक्त फलन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं। देखिए 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा समुच्चय और पढ़ा होगा संबंध और फलन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम संयुक्त फलन पढ़ेंगे ये इसी का ही पार्ट है। आपको क्या करना है, एक बार मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ संबंध और समुच्चय, और उसके बाद फिर हम इस चैप्टर पर आएंगे। अब देखिए समुच्चय की हम बात करें तो समुच्चय क्या होता है? सुपरिभाषित वस्तुओं का एक संग्रह। सुपरिभाषित वस्तुओं का एक संग्रह। अब सुपरिभाषित का मतलब क्या हुआ? अगर हम बात करें आपकी पूरी स्कूल और उसमें से विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर उनका एक संग्रह है। समझ में आ रहा है? यानी कि बच्चों का एक संग्रह है और वो सुपरिभाषित है कि वो विज्ञान वर्ग के ही बच्चे हैं। ठीक है, ऐसे ही कला वर्ग के विद्यार्थी और ऐसे ही वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थी, इस तरह से आप उनको समुच्चय के रूप में लिख सकते हो। समझ में आया यहाँ तक? अब हम बात करें समुच्चय को प्रदर्शित किस तरह से किया जाता है या व्यक्त किस तरह से किया जाता है, तो आप देख सकते हो। जैसे मान लीजिए इंग्लिश का जो कैपिटल लेटर होता है उससे हम समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। जैसे ए एक समुच्चय है और यहां पर मैं ले लेता हूं जैसे ए बी सी डी, तो इस तरह से व्यक्त किया जाता है। और अब मैं अगर ये बोल देता हूं कि ए बी सी डी ये चार अलग जो है इनको हम बोलते हैं अवयव। ठीक है, ये पूरे को हम बोलते हैं समुच्चय और इसको हम बोलते हैं समुच्चय ए। ठीक है, तो समुच्चय ए को इस तरह से निरूपित किया जाता है। इसके अंदर आपके पास क्या क्या है? इसमें आपके पास अवयव है। ये क्लियर हो गया अच्छे से। अब हम बात करते हैं फलन की या संबंध की। तो संबंध क्या होता है? जब दो व्यक्ति, दो वस्तुएं किसी नियम से या किसी कथन से एक दूसरे से परस्पर संबद्ध होती है, तब हम बोलेंगे कि वो एक संबंध है। क्लियर हुआ? जैसे मान लेते हैं दो समुच्चय, एक समुच्चय ए और दूसरा समुच्चय बी। ठीक है, ये समुच्चय ए मान लेते हैं, इसको समुच्चय बी मान लेते हैं। ए के कुछ अवयव कितना? 1 2 3 और 4, और बी के कुछ अवयव क्या? ए बी सी और डी। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये इससे इस तरह जुड़ा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे? समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी के अवयव से परस्पर संबद्ध हैं, और इसे हम बोलते हैं संबंध। इसको प्रदर्शित किस तरह से करते हैं? इसको प्रदर्शित करते हैं जैसे मान लीजिए ये एक है ना, तो इस एक को इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, फिर लिखते हैं आर, और इस आर का मतलब होता है रिलेशन। ये इंग्लिश में जो रिलेशन वर्ड होता है उसी को हम उसी का आर ले लेते हैं, और हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? संबंध। तो एक का संबंध किससे है? एक ए के साथ में। इसी तरह दो का संबंध किससे है? बी के साथ में। समझ में आया? और इस तरह से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो एक बात, तो ये एक बेसिक सी चीज हुई जो मैंने आपको बताई है संबंध और इसके बारे में। अब अगर हम बात करें फलन की, तो फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। यहां पर हम अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें देखते हैं, समझते हैं। देखिए फलन किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित फलन f एक ऐसा नियम होता है जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव से संबंधित होता है। समझ में आया क्या होता है? अब इसे हम एक ग्राफ से समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा। देखिए ये हमने डायग्राम बनाया, ठीक, इसमें इसको हम नाम दे देते हैं ए और इसको हम नाम दे देते हैं बी। ठीक है, इसको इसके साथ फलन के साथ। ठीक, अब क्या है? इसके कुछ अवयव हैं। अब जैसे मान लेते हैं इसके अवयव 1 2 3 और 4, और इसके जो अवयव हैं उन्हें हम मान लेते हैं w x y z। ठीक है, ये आपस में किसी तरह से लिंक है। ठीक है, अब क्या होता है? अब देखिए इसको प्रदर्शित किस तरह से करते हैं। इसे लिखते हैं हम फलन f। ठीक है, इसको हम प्रतिचित्रण भी बोलते हैं। इसको लिखते हैं फलन f, फिर यहां पर लगाते हैं कॉलन का साइन, और फिर लिखते हैं a से b में संबंधित। देखो a से b में जा रहा है ना, a से b में जा रहा है,
ए से बी में जा रहा है, इसलिए से इस तरह से निरूपित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है ए से बी में, इस तरह से हम लिखते हैं। अगर मान लीजिए कोई दूसरा फलन हुआ तो हम लिखेंगे फलन एफ, जैसे मान लीजिए डब्ल्यू से वाई में, तो इधर वाला W होगा, इधर वाला Y होगा। ये समझ में आ गया। जिधर की तरफ, जिस साइड में एरो बना होता है उसकी तरफ वो आपके पास एक तरह से आउटपुट होता है। तो दो तरह की चीज होती है हमारे पास, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। इनपुट क्या होता है, जिसमें कुछ चीजें डाली जाती है, और आउटपुट क्या होता है, जिससे चीजें निकाली जाती है। तो ये क्या है, आउटपुट, और ये पूरा क्या है, इनपुट। ये समझ में आया। अब इनको और भी किसी नाम से जानते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। देखिए, इसके जो अवयव होते हैं, इन अवयवों को और भी कुछ बोलते हैं। इन अवयवों को हम बोलते हैं प्रांत, और इसके जो अवयव होते हैं इनको हम बोलते हैं सहप्रांत। ये समझ में आया। इसके अवयवों को हम बोलते हैं प्रांत, और इसके अवयवों को बोलते हैं हम सहप्रांत। एक और होता है परिसर। परिसर क्या होता है, जो इससे लिंक है उसे हम बोलते हैं कि वो उसके परिसर हुए। क्लियर। इसके अलावा और क्या क्या बोलते हैं, देखिए अगर आप देखो तो ये जो है ये प्रतिबिंब है, यानी कि ये आउटपुट है। समझ में आया। जैसे मान लीजिए कांच है ना, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ प्रतिबिंब। तो इसके इधर वाला क्या हुआ, पूर्व प्रतिबिंब। तो इनके जो अवयव होते हैं ना, इन अवयवों को हम एक चीज और बोलते हैं, वो है पूर्व प्रतिबिंब। और इसके अवयवों को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ रहा होगा। आपको क्या करना है, फलन क्या होता है, एक समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित फलन एफ एक ऐसा नियम होता है जिसमें ए के प्रत्येक अवयव, ठीक है, ए का देखो सारे अवयव, प्रत्येक मतलब हर एक, प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव के से संबंधित है। ये समझ में आया। इसके अवयवों को हम प्रांत भी बोलते हैं और पूर्व प्रतिबिंब भी बोलते हैं। इसके अवयवों को हम सहप्रांत भी बोलते हैं और प्रतिबिंब भी बोलते हैं। इसको इस तरह से व्यक्त किया जाता है फलन ए से बी तक। अब एक छोटा सा एक आपको एग्जाम्पल बताता हूं कि ये चीज है क्या। मान लीजिए आपके पास एक फलन है एफ ऑफ एक्स, इसे क्या पढ़ते हैं, एफ ऑफ एक्स। अब यहां पर आपके पास है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो आप इसको ध्यान से देखो, जैसे जैसे मैं x का मान बदलता रहूंगा, अगर ये f ऑफ x होता है ना, इसे हम y बोलते हैं, आउटपुट, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं x का मान रखता जाऊंगा वैसे वैसे मुझे y का मान मिलता जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने x बराबर 1 रखा, तो ये किस तरह से हो जाएगा, f ऑफ 1, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। अगर मैंने x बराबर 2 रखा तो ये हो जाएगा f ऑफ 2, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। अब आपको समझ में आ रहा है। तो अब जैसे मान लीजिए मुझे इसको निरूपित या इसको व्यक्त करना है, तो इसको व्यक्त किस तरह से करूंगा, इस तरह से कि पहला कितने रखा x, फिर कितना रखा 2, अच्छा मिला क्या 1, और क्या मिला 4, तो 1 1 से मिला है, 2 4 से मिला है। तो ये एक तरह से फलन हो गया। समझ में आया। फलन क्या है हमारे पास, ये पूरा, और इसे हमने इस तरह से व्यक्त किया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस समझ आ रहा होगा। अब धीरे धीरे हम चलते हैं वास्तविक फलन पे, और फिर आएंगे तत्समक फलन पे। नेक्स्ट हम देखते हैं वास्तविक फलन। वास्तविक फलन क्या होता है, यदि किसी फलन के प्रांत और सहप्रांत वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r के उपसमुच्चय हो तो फलन वास्तविक फलन कहलाता है। अब यहां पर देखिए एक वर्ड आया है उपसमुच्चय, ये भी 11th का एक पार्ट है। उपसमुच्चय क्या होता है, उपसमुच्चय सबसे पहले इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक, मैं एग्जांपल ले रहा हूं अभी, ए एक समुच्चय है 2 4 6, ठीक है, और बी एक दूसरा समुच्चय है। तो आप क्या बोलोगे कि ए जो है, देखो ए के अगर अवयव, ए के सभी अवयव अगर बी में आते हो तो हम उसे बोलेंगे कि ए जो है वो उपसमुच्चय है किसका, बी का, और उपसमुच्चय का साइन होता है ये। समझ में आया। सी को थोड़ा सा दबा दोगे तो ऐसा बन जाएगा। तो ए उपसमुच्चय है किसका, बी का। ये समझ में आया आपको, क्लियर। अब देखिए आप इसे यूं भी लिख सकते हैं, 2 4 6, और ये उपसमुच्चय हो गया किसका, 2 4 6 8 और 10 का। दिख रहा है आपको। ए के सभी अवयव बी में होने चाहिए, ठीक है, तब हम बोलेंगे कि वो उसका एक उपसमुच्चय हुआ। अब अगर आपको ये याद नहीं होता है तो ट्रिक देखिए। उप का मतलब होता है उसका एक पार्ट, छोटा पार्ट, सब छोटा पार्ट।
अब जैसे मान लीजिए अपन, ये हमारे पास पूरा एक मार्कर है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो छोटा सा हिस्सा है ये इस पूरे मार्कर का उपसमुच्चय है, समझ रहे हो, यानी ये छोटा सा हिस्सा जो है इस पूरे मार्कर का उपसमुच्चय है। जैसे ये 2 4 6 उपसमुच्चय हैं किसके, इस वाले समुच्चय के, समझ में आया। इस तरह से हम बोलते हैं ये एक उपसमुच्चय हुआ। अब हम बात करते हैं वास्तविक फलन की, जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। क्या था हमारा, यदि किसी फलन के प्रांत और सहप्रांत वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r के उपसमुच्चय हो तो फलन वास्तविक फलन कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका एक एग्जांपल। मान लीजिए प्रांत और सहप्रांत, प्रांत इसमें होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम यहाँ -1 -2 1 2 3, ठीक है। और इसमें हम मान लेते हैं 2 3 4 -1 -2, ठीक है। अब आप देख सकते हो, देखो ये सारे क्या हैं, प्रांत, और ये सारे क्या हैं, सहप्रांत, ठीक है। ये एक समुच्चय हो गया A, ये दूसरा समुच्चय हुआ B। अब क्वेश्चन में क्या था कि प्रांत और सहप्रांत ये क्या हो, उपसमुच्चय हो, किसके, ये दोनों उपसमुच्चय किसके होने चाहिए, रियल नंबर के, R के। R क्या है यहाँ पर, समुच्चय R क्या है, R का मतलब होता है रियल नंबर। रियल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं बाकी वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याएं जो है वो कहां से कहां तक होती है, -अनंत से लेकर +अनंत तक। तो आप देख सकते हो कि ये जो नंबर है, ये अगर मैं इसे इस तरह से लिखूं कि A जो है वो उपसमुच्चय है किसका, R का, और B जो है वो उपसमुच्चय है किसका, R का। तब अगर ऐसा केस होता है, यानी A और B दोनों ही R में से आते हो, तो उस केस में हम बोलेंगे, A और B दोनों अगर वास्तविक संख्याओं में से आते हो, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये जो फलन है, ये फलन कौन सा फलन हुआ, ये फलन वास्तविक फलन हुआ। क्यों फलन हुआ, क्योंकि इसके दोनों प्रांत और सहप्रांत वास्तविक संख्याओं में से आ रहे हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट तत्समक फलन की। देखिए आप है ना इंग्लिश के वर्ड्स भी याद कीजिए, क्यों, क्योंकि ये जो जितने भी फलन यहाँ पर यूज में ले रखे हैं वो सब इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं, आप पूरा याद मत कीजिए। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए वास्तविक फलन है, तो वास्तविक का मतलब होता है रियल, तो रियल का आर उठा लिया, तो आप यहाँ पर आर लिख दिया इसने। अब जैसे आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी को बोलते हैं हम तत्समक। अब तत्समक से आपको याद करना पड़ेगा, जबकि आइडेंटिटी से याद ही नहीं करना पड़ेगा। आपको एक मीनिंग भी याद रखना है और उसको हिंदी में भी याद रखना है। अब देखिए एक समुच्चय A में परिभाषित फलन f तत्समक फलन कहलाता है यदि, किस केस में, यदि f of x बराबर x है और इसे हम इस तरह से भी व्यक्त करते हैं i a x इक्वल टू x, इस तरह से व्यक्त करते हैं i a x इज इक्वल टू x। इसका मतलब हुआ i का मतलब तत्समक फलन, a का मतलब a में परिभाषित है, और x मतलब उसका इनपुट, और उसका जो आउटपुट है वो भी क्या है आपके पास, x है। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो ये हुआ तत्समक फलन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला तत्समक फलन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं जो इससे रिलेटेड होगा कहीं ना कहीं पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अचर फलन की और तुल्य फलन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अचर फलन की। अचर, अचर मतलब होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब होता है नियत, जिसके मान में परिवर्तन ना हो वो फलन जो होता है अचर फलन होता है। जैसे अब क्या है, किसी समुच्चय A से B में परिभाषित फलन f अचर कहलाता है यदि f of x बराबर कितना आ जाए, c, जिसमें c क्या है, b का पार्ट है। इसका मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए ये एक है आपके पास समुच्चय A, ये एक दूसरा समुच्चय है B, ठीक है। आपने कोई वैल्यू रखी, जैसे -1 रखा, और अब जैसे फलन है ये f of x हम मान लेते हैं x², ठीक है। अब देखिए -1 रखा, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, ये लिखिए -1, तो -1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1, और अगर मैं रखता हूं 1 तो इसका स्क्वायर कितना हुआ, 1। समझ में आया। दोनों ही केस में आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो -1 का और 1 का आउटपुट कितना आया, 1।
समझ में आया? तो ये एक कांस्टेंट आया, आप इसे बोल सकते हो एक तरह से कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जिसके मान में परिवर्तन ना हो। दोनों ही केस में जब हम अलग अलग मान रख रहे हैं तो मान हमें एक ही प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फलन है ये एक अचर फलन हुआ। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें दो फलन या तुल्य फलन, दो फलन f तथा g तुल्य फलन कहलाते हैं यदि f तथा g के प्रांत और सह प्रांत, जैसे मान लीजिए इसमें जो अवयव होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रांत। जैसे 1 2 3 x y और z, और इसके जो अवयव होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? सह प्रांत। ये समझ में आ रहा है? प्रांत और सह प्रांत, है ना? अब क्वेश्चन क्या है कि दो फलन, तुल्य फलन f तथा g तुल्य फलन कहलाते हैं यदि f तथा g के प्रांत और सह प्रांत समान हो। मान लीजिए ये एक फलन है f, ठीक है। अब एक दूसरा फलन है g, ठीक है। तो आपके पास क्या है? देखो इसका प्रांत क्या है? 1 2 3। इसका प्रांत क्या है? 1 2 3। इसका सह प्रांत क्या है? x y z। इसका सह प्रांत क्या है? x y z। जब दोनों के दो अलग अलग फलनों की बात हो रही है तो पहले फलन का प्रांत और दूसरे फलन का प्रांत बराबर हो, पहले फलन का सह प्रांत दूसरे फलन का सह प्रांत बराबर हो, तो हम बोलेंगे कि ये जो फलन है ये एक तुल्य फलन है। तुल्य का मतलब ही क्या होता है? जो इक्वल हो। समझ में आया? अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सम फलन और विषम फलन की। नेक्स्ट हमारे पास है सम फलन। सम फलन क्या होता है? कोई फलन f a से b में सम फलन कहलाता है। कब? जब आप f ऑफ माइनस एक्स रखने पर आपको क्या प्राप्त होता है? fx प्राप्त होता है। समझ में आया? एग्जाम्पल देखें इसका। मान लीजिए आपके पास f ऑफ x है, इसका एक एग्जाम्पल लेके करते हैं ना। f ऑफ x आपके पास है cos x, ठीक है। आपने x की जगह माइनस एक्स रखा तो ये कितना हुआ? cos माइनस एक्स। और cos माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा ही होता है, यही होता है ना। अब आप देखो जब आपने f ऑफ माइनस एक्स रखा तो cos x क्या है? fx। तो जब माइनस एक्स रखा और आपको वही मिल गया, f ऑफ x मिला, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये जो फलन है इस फलन को हम बोलते हैं सम फलन। इसी तरह से अगर हम बात करें विषम फलन की, तो विषम फलन भी क्या है? एक फलन ही है। f a से b में परिभाषित एक फलन जिसमें f ऑफ माइनस एक्स रखने पर आपको माइनस f ऑफ x मिले। एग्जाम्पल देखें इसका। देखिए इसका उदाहरण क्या है? बड़ा सिंपल सा है। मान लीजिए f ऑफ x आपने ले लिया sin x, है ना। अब आपने x की जगह कितना रखा? माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स लिख दिया, ठीक है। तो माइनस एक्स लिखा तो ये कितना हो जाएगा? साइन माइनस एक्स। अब साइन माइनस एक्स कितना होता है? माइनस साइन एक्स। अब आप देख सकते हो f ऑफ माइनस एक्स जब आपने देखा तो माइनस, तो ये ऐसा कैसा आ गया? अब साइन एक्स, f ऑफ x का मान कितना था? साइन एक्स। तो यानी आप इसको मैं क्या लिख सकता हूं? fx। तो आप देख सकते हो f ऑफ माइनस एक्स रखने पर जब मुझे माइनस f ऑफ x मिला तो वो फलन होगा विषम फलन, और अगर हमें माइनस एक्स रखने पर वापस f ऑफ x मिलता है तो वो फलन होगा सम फलन। ये दो पार्ट थे, 11th का एक छोटा सा बेसिक सा कंसेप्ट था जो अपन ने करा। अब हम बात करते हैं 12th क्लास की, जिसमें आएंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलनों के प्रकार। नेक्स्ट हम बात करते हैं फलनों के प्रकार। इसमें क्या है? एकैकी फलन, बहुएकी फलन, आच्छादक फलन, अंतरक्षेपी फलन और एकैकी आच्छादक। अब आप इनको डेफिनेशन से, परिभाषा से याद मत करना, आप इनको डायग्राम से याद करना, जल्दी याद होंगे। अब देखिए करना क्या है। एकैकी की बात करते हैं। एकैकी का मतलब होता है एक का एक। यदि किसी समुच्चय में प्रत्येक अवयव का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो तो उसे हम बोलते हैं एकैकी फलन। अब देखिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाले को मैं लिख रहा हूं, ये रहा, ये देखिए a और ये b, 1 2 3 x y और z। अब आपको इसमें दिख रहा है कि हर एक अवयव का एक अलग अलग प्रतिबिंब है। समझ में आ रहा है? एक का प्रतिबिंब x है, दो का प्रतिबिंब y है, तीन का प्रतिबिंब z है। तीनों के जब अलग अलग हो तब हम उसे बोलते हैं कि ये है एक एकैकी फलन, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें दूसरे वाले की, ये फर्स्ट है ना।
अगर हम बात करें सेकंड की, सेकंड क्या है, बहुएकी फलन। तो बहुएकी फलन में क्या करना है, जो फलन एकैकी नहीं होता है वो फलन बहुएकी होता है। सिंपल याद करना है, जो फलन एकैकी नहीं होता है वो फलन बहुएकी होता है। कैसे, ये देखिए इसका एक डायग्राम, जैसे मान लीजिए ये ए, ये बी और ये फलन बना लिया 1 2 3 एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब देखो ये एक, अब आपको क्या दिख रहा है, देखो एक का प्रतिबिंब क्या है x, 2 का प्रतिबिंब क्या है x और 3 का प्रतिबिंब क्या है z। अब आपको यहां पे दिख रहा होगा कि 1 और 2 का जो प्रतिबिंब है वो एक जैसा है। जब 1 और 2 का प्रतिबिंब एक जैसा है यानी कोई इसमें अलग अलग नहीं है, तब आप बोलोगे कि ये जो फलन है वो बहुएकी फलन है। ठीक है, तो एकी फलन कौन सा हुआ, एकैकी फलन वो होता है जिसमें प्रत्येक अवयव का भिन्न भिन्न अवयव हो। और दूसरा वाला क्या, बहुएकी कौन सा होता है, जो फलन एकैकी नहीं होता है वो फलन बहुएकी होता है। सिंपल। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की, तीसरा क्या है, आच्छादक फलन। आच्छादक के लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 ये ए और ये बी, ठीक है। अब आपको देखना है इसमें क्या, आच्छादक फलन कौन सा होता है। आच्छादक फलन वो फलन है जिसमें प्रतिबिंब की बात होगी, ध्यान रखना। आच्छादक में हम किसकी बात करेंगे, प्रतिबिंब की। हर एक प्रतिबिंब का कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब होना आवश्यक है। हर एक प्रतिबिंब का कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब होना आवश्यक है। प्रत्येक प्रतिबिंब का पूर्व प्रतिबिंब हर एक प्रतिबिंब का पूर्व प्रतिबिंब आवश्यक है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो फलन बन जाता है अंतरक्षेपी, और अगर ऐसा है तो वो फलन बन जाता है आपका आच्छादक फलन। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। आच्छादक फलन क्या होता है, हर एक प्रतिबिंब का पूर्व प्रतिबिंब होना आवश्यक है। समझ में आया। अब जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं अंतरक्षेपी की, इसका चौथा पार्ट। तो अंतरक्षेपी में आपको क्या करना है, अभी मैंने क्या कहा कि इसी से इसको जोड़ दीजिए। जैसे 1 2 3 4 W X Y Z और A। अब आप देख सकते हो यहां पर देखो Z और A जो है ये एक प्रतिबिंब है, लेकिन इनका पूर्व प्रतिबिंब तो है ही नहीं। इसमें आप देख सकते हो, ये मान लीजिए A है और ये आपके पास B है। तो B में जो अवयव है Z और A, यानी B के जो प्रतिबिंब हैं उनका पूर्व प्रतिबिंब A में तो है ही नहीं। जब A में नहीं है तो ये जो फलन हुआ, इस फलन को हम बोलेंगे अंतरक्षेपी फलन। आप चाहो तो इन्हें जोड़े से याद रख लेना, जल्दी याद हो जाएगा। जैसे एकैकी और बहुएकैकी रिलेटेड होते हैं, जो एकैकी होगा वो बहुएकैकी, बहुएकैकी कौन सा होता है, जो एकैकी नहीं होता। इसी तरह से आच्छादक और अंतरक्षेपी, आच्छादक जो होगा वो अंतरक्षेपी नहीं होगा, सिंपल सी बात। या जो फंक्शन आच्छादक नहीं होगा वो अंतरक्षेपी फलन होगा। और इसी तरह से एकैकी आच्छादक की अगर हम बात करें तो एकैकी आच्छादक के लिए आपको क्या करना है, एक बेसिक सा छोटा सा कंसेप्ट है वो याद रख लेना। देखिए, जो फलन एकैकी हो और जो फलन आच्छादक हो, एकैकी आच्छादक क्या होता है, जो फलन एकैकी है, एकैकी भी हो और आच्छादक भी हो। जो फलन एकैकी भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए। जब कोई फलन एकैकी और आच्छादक दोनों होता है तो उस फलन को हम बोलते हैं एकैकी आच्छादक फलन। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनका भी बेनिफिट हो। और नेक्स्ट जो टॉपिक है संयुक्त फलन, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आऊँगा, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो।